देखिए लाइव प्रोसेसर चैप्टर है, लाइव प्रोसेसेस दो टर्म से मिलकर बना है, एक होता है लाइव, एक होता है प्रोसेस। यानी कि जो हमारी लाइफ को कंट्रीब्यूट करने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको जो है लाइव प्रोसेस, लाइव जो है प्रोसेस कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती है जो हमारे शरीर में चलती रहती है। एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए कितने प्रकार की रिएक्शन चाहिए होती है? दो प्रकार की। एक से जो है कुछ हमारे शरीर में बनता है, एक से कुछ जो है बिगड़ता है। इन्हीं सारी बायोमॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस होती हैं इनका हम अगर टोटल सम करते हैं तो वो क्या बन जाता है? लाइफ। और उसी को जो है कंट्रीब्यूट करने वाली जितनी बिगड़ने और बनने वाली जो रिएक्शंस है उनको जो है प्रोसेसेस या लाइव प्रोसेसेस कहते हैं। फिलहाल देखिए सबसे पहला चीज है कि जो लाइफ है उसका मैंने आपको बता दिया। इसमें जो है अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति भी जो भी चीजें इस दुनिया में अगर जिंदा है, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है, हमारी जो वर्ल्ड है वो जो है थिंग्स कितनी प्रकार से बनी है? हमारी अगर देखा जाए तो दो प्रकार की थिंग्स पाई जाती है, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। तो जो लिविंग होती है, लिविंग जो है ये चीजें बनके बनी होती हैं सेल से, ये एटम से। बिल्कुल बेसिक सी बात है, जैसे किसी क्लास में पूछ दिया टीचर ने कि जो है शरीर किससे मिलकर बना है, तो कोई बच्चा चिल्ला के कहा एटम, तो बुद्धि लगाओ, एटम नहीं सेल। और सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इस प्रकार से जो है आगे का प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि इस प्रकार से जो है अगर इधर देखा जाए तो एटम से मिलके मॉलिक्यूल, समझे? ये तो थिंग हमारी पूरी दुनिया में दो प्रकार की, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन जो चीजें जिंदा होती हैं, कभी आप विचार कीजिए कि जो चीजें जिंदा होती हैं यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो जो है किस प्रकार से जो है मतलब उनको कहते हैं कि वो जो है जिंदा है। तो उसका पहला चीज तो होता है कि वो जो है मूवमेंट उनमें हो जाता है, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती हैं। दूसरी चीज कि वो जो है उनमें पावर और भी होता है कि वो जो है रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। तीसरी चीज वो जो है देखा जाए तो और क्या कर सकती हैं? एक तो मूवमेंट यानी कि बहुत तेज भाग सकती हैं, दूसरा रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। और जो है इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो जो है फूड या एयर या जो है वाटर, इसकी भी जो है उनको आवश्यकता पड़ती है। यानी कि उन चीजों, सीधी सी बात है कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसको खाने पीने कुछ तो जुगाड़ चाहिए। उसके बाद जो है ये अपने आप में ग्रो भी करती हैं। यानी कि मान लीजिए जब बच्चा छोटा होता है फिर उससे बड़ा बड़ा, उसके बाद जो है ये स्टिमुली भी शो करती हैं। यानी कि जो है किसी भी चीज के प्रति एक रिस्पॉन्स आता है इनका, समझे? रिस्पॉन्स जरूर आएगा। जैसे तुमसे मान लो कह दिया जाए कि वर्क कितना करके लाओ तो एक रिस्पॉन्स आएगा उसमें। उसके बाद ये रिस्पिरेट भी करती हैं, रिस्पायर का मतलब एनर्जी का जो है रिलीज भी करती हैं। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो ये जो है एक्सक्रीशन भी करती हैं। एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर भी निकाला जाता है। फिर सीधी सी बात, जो कुछ लेगा तो निकालेगा, तो सीधी सी बात। अगला ये जो है हो चुका। तो इतनी सारी जो प्रॉपर्टी होती हैं ये हमारी लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनमें पाई जाती हैं, ठीक है? इतनी सारी चीजें एक लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए क्या है? अगला है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि जिंदा रहने के लिए जितने भी जो है हमें जत्न और प्रयत्न करने पड़ते हैं बाय द केमिकल रिएक्शन और बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद एनर्जी जो है हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस जितनी भी हैं उनको मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। अब एनर्जी लेने का सबका अलग अलग तरीका होता है, समझे? सबको जो है क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और वो भी बैलेंस, समझे? बैलेंस। जैसे मान लीजिए जो है आपसे पूछा जाए बैलेंस क्या डाइट होती है, अनबैलेंस क्या होती है। जैसे आज जो है हमारा भारत में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो बेचारे जो है अंडर न्यूट्रिशन है। मतलब जो है अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट भी इस पे आई थी कि बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं, लगभग शायद 5% या उससे कम समथिंग बच्चे हैं जिनको जो है उतना प्रॉपर मिल नहीं पाता है, जिसके कारण बस वो जो है दुबले होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चीज है जैसे मान ली बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम जो है दिन में कितना किलो खा जाते हो, नो। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि उसमें हर प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी मौजूदगी है, समझे? मतलब हर प्रकार का मिक्सअप हो।
जैसे हम देखते हैं अपने भारत में, उत्तर भारत में, आज आलू, कल आलू, परसों आलू, नरसों, अब आजकल तो चलो सर्दी चल रही तो मटरा चल रही होगी आज मटरा, कल मटरा, तो ये है। अब देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है अगर देखा जाए तो दो प्रकार के न्यूट्रिशन के जो है मोड्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो है कोई व्यक्ति या कोई भी मतलब जो है पेड़ पौधा वो अपना स्वयं से ही भोजन को बना लेता है, इसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में जो है एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन डस्टर इसके साथ मैच नहीं करता है, वही सा वाला होना चाहिए कि देखो कितना, देखो उसमें गिलास में कुछ ही रखा होता है ना। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पहली चीज आप ये दिमाग में डाल लें कि हम यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाएंगे, फटाफट रफ्तार में खत्म कर देंगे। हाँ ये ठीक है। देखिए सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक होता है इसमें जो है अपना जो फूड होता है वो स्वयं बना लिया जाता है। जैसे सबसे पहले जो है हम इसमें जो है ज्यादातर किसको रखते हैं, इसमें हम रखते हैं जो मतलब जो है पेड़ पौधे होते हैं वो अपना वो जो है अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। ये वो लोग कक्षा 1 से पढ़ाया जाता है फोटोसिंथेसिस, मतलब इतनी बार पढ़ाया जाता है, इतनी बार पढ़ाया जाता है, रट जाता है। फोटोसिंथेसिस जो है उसमें अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपने स्वयं से ही अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। जबकि हेटेरोट्रॉपिक में जो है वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगला, अब जो है अगर पेड़ पौधों का देखा जाए तो पेड़ पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें जो है कंडीशंस क्या नेसेसरी है। पहली कंडीशन इसमें जो नेसेसरी है वो आपकी है सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल होना चाहिए, हरा हरा जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, और दूसरा जो है वाटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए। इतनी चीजें जो है कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को करने के लिए पौधे में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है अगर देखा जाए तो एनर्जी बन रही है, समझे, पौधे के लिए, और इसी से जो है वो स्टोर कर लेता है। उसके बाद जो है जाइलम और फ्लोएम या फिर इन सब के द्वारा जो रूट से जो हम लेते हैं वो जो नहीं मिनरल्स को जमीन से खींचते हैं, जमीन से जो है उनको मिनरल्स मिल जाते हैं, तमाम प्रकार के जो भी चीजें होती हैं। आपने एक चीज और खबर सुनी होगी कि जो है रात में जो है पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, भूत होते हैं ऐसा कहा जाता है, और तुम्हें जो है उठा करके फेंक देंगे। इसके पीछे कारण सीधा सा ये है कि जो पौधे होते हैं वो जो है अगर देखा जाए तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लगभग जो है आप मान सकते हो कि जो उनके पास मात्रा होती है, अब दिन में तो जो है फोटोसिंथेसिस उनका चल रहा है, रात में क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हल्का हल्का रिलीज करने लगते हैं। दैट्स वाई ऐसा कहा जाता है कि रात में आप उनके पास नहीं जाइए क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है। तो अब वो जो है तुम्हारे लिए काल बन चुके हैं, इसलिए ये एक प्रवृत्ति है, समझे, यानी कि रात में फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। तो मतलब बनाने वाले ने भी क्या बनाया, मतलब जो है लॉजिक लगाया कि भूत बना दो तो एकदम सीधे आदमी डर जाता कि ये नहीं जाओ। अगला हेटेरोट्रॉपिक अगर न्यूट्रिशन का देखा जाए तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक सैप्रोट्रॉपिक, एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक, दूसरा हेलोजोइक, और थर्ड होता है आपका पैरासाइटिक। सबसे पहला देखा जाए सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको जो है हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन विच इन एन ऑर्गेनिज्म obtains its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread, यानी कि जो सड़ा जाते हैं, समझे, जो खराब हो जाते हैं, उनको खा करके जो है ये लोग अपनी जो है भूख को मिटाते हैं, समझे। जो मतलब जो है डीके का मतलब होता है जो नष्ट होते हैं, डीके। तो ये जो है मरे हुए किसी प्रकार के पेड़ पौधे हो गए या ब्रेड हो गई या जो है पौधे हो गए या जानवर हो गए, उनको खा करके जो है अपनी भूख को जो है शांत करते हैं। इसमें आपके मेनली जो है फंजाई आ जाते हैं, समझे, और
और सारे जो है बैक्टीरिया आ जाते हैं जो है इस प्रकार के इस तरीके से जो है अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। दूसरा हो गया पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। यानी कि जो है किसी दूसरे जानवर को हम बिना मारे या किसी दूसरी चीज जो है उसको हम जो बिना मारे अपना जो है भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो है देखा जाए तो इसको हम हॉस्ट भी कहते हैं, जो मतलब जो है उसके शरीर में आने खाने वाला होता है उसको हम हॉस्ट कहते हैं। अगला देखा जाए तो नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम जो है किसी व्यक्ति को या किसी भी अन्य जानवर को या किसी को जो है हम मार करके जो है उसको खा जाते हैं, और ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। और ये जो है ज्यादातर जानवर भी हो सकता है, कोई पौधा भी हो सकता है, किसी को भी जो है मार करके खा जाना। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये देख जरूर लीजिएगा, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, समझे, नेट एक्सपेरिमेंट आज तक पूछा नहीं गया। उसके बाद एनिमल्स में जो है न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, तो न्यूट्रिशन के इंटेक के आधार पे न्यूट्रिशन 3 प्रकार के जानवर जो है लगभग पाए जाते हैं। जैसे जो है सबसे पहले हार्बीवोरस। हार्बीवोरस जो है अगर देखा जाए तो ये सिर्फ जो है देखा जाए तो दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। यानी कि जो है देखो हार्बीवोरस जो शब्द है वो हर्ब से बना हुआ है। हर्ब्स का मतलब समझ रहे होगे, हर्ब्स तो हर्बल जैसे बना होता। तो हार्बीवोरस जो है वो जो है जानवर होते हैं जो है जानवर का मतलब यहाँ पे इंसान की भी बात हो जाती है। जानवर होते हैं जो है प्लांट्स को ही खाते हैं, समझे। और जैसे आपकी गोट, बकरी और काऊ, गाय और बुफेलो, सीप, हॉर्स, डियो, कैमिल, एलिफेंट, ये सारे जो है आपके क्या खाते हैं, ये सब हरी सब्जियां भी। ये देखो यहाँ पे लिखा है स्क्वायरल ऊपर, गिलहरी, लेकिन अभी शायद मैं 10-15 दिन पहले का पढ़ रहा हूँ, एक अमेरिका में एक प्रकार की गिलहरी मिली है, समझे, स्क्वायरल। देखो स्क्वायरल माने गिलहरी होती, क्वायरल माने झगड़ा होता। तो स्क्वायरल ऐसी मिली है जो मांस भी खाती है, समझे। तो ये है। और हालांकि जब तक जो है मतलब हमेशा साइंस में ये चीज रहती है कि जब तक नया कुछ ना पता चले तब तक ही ये सत्य है, और जैसे पता चलता है तो साइंस वहीं बेकार हो जाती है। यानी कि साइंस में चमत्कार क्या है, जिसको जान ना पाया और जिसको जान गया वो साइंस बन जाती है। दूसरी चीज ये जैसे मान लो जो है क्या, बकरी थी, तो बकरी के बारे में जो है कबीर दास ने कहा है कि बकरी जो है क्या खाती है, घास खाती है, इसलिए जो है बकरी को काटा जाता है। और तुम बेटा बकरी या जिसको खाते हो तो तुम्हारा देखो क्या आसर हो। ये कबीर दास के शब्द है, दो हाथों नहीं याद एग्जैक्ट, लेकिन इनका है कहना, तो अपना अपना हिसाब लगा लीजिएगा। कार्निवोर्स दोज एनिमल्स विच ईट ओनली not which eats only other animals as food are called carnivores। कार्निवोर्स को जो है मांसाहारी भी कहते हैं, और ये जो है मीट वगैरह को जो है दूसरे खाते हैं। आपको पता होना चाहिए आजकल जो मीट है, यानी कि जो ये फ्लेशलेस जो भी आता है, ये सब जो है और मतलब वैसे भी बनने लगा है, मतलब लैब में बढ़िया एकदम फ्रेश आपको मिलेगा, लेकिन वो जो है किसी जानवर का नहीं होगा। कैसे किया जाता है, उसमें क्या है, दरअसल वो एकदम ऐसा सिस्टम कुछ लेके आए हैं, उसमें एक सेल को निकालते हैं, समझे, जो मीट होता है उसके सेल को जो है जन्म देते हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के कंडीशन में उसको जन्म देते हैं। उसके बाद जो है उससे मीट बनता है, फिर उसको बढ़िया से रख करके काटते हैं और फिर उसका बढ़िया बना करके पैकिंग करके भेजते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशल जो है मीट नहीं खा पाते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जन्म वहीं से हुआ है, उसके सेल से ही हुआ है। इसको ये कम से कम 1-2 महीना पहले हमने पढ़ा था। और अंडे भी तुम्हारे, ये तो पता ही होगा कि अंडे भी जो है तुम्हारे ऐसे ही बनने लगे, समझे। अगला ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे जो है जानवर डिपेंड करते हैं, जो दोनों को ही मतलब जो दोनों पे ही डिपेंड करते हैं उनको ओमनीवोर कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा इंसान, जो कि जानवर बना घूम रहा है। अगला देखिए, बहुत सारे जो है प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन को जो है लेने की जानवर में, एनिमल्स में। जैसे सबसे पहले इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी कि पहला जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम इंजेशन कहते हैं, जिसमें जो है कोई भी जो है फूड वो जब हम बॉडी में अपने लेते हैं तो उसको हम इंजेशन कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि जब जो है कोई भी चीज आप खाते हो तो उसको ब्रेक डाउन का जो है प्रोसेस हमारे पेट में स्टार्ट होता है, तो उसको हम जो डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद होता है उसका एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेशन फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड
ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि फिर जो है उसका एब्जॉर्ब किया जाता है। वो जैसे मान लो डाइजेशन पहले हो गया, फिर उसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच करके जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सारे न्यूट्रिएंट निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर द एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो न्यूट्रिशन निकाला उससे उसको डिफरेंट बॉडी में जो है पहुंचा देना, एंड जो है उसको जो टूट फाट मरम्मत वगैरह रिपेयरिंग सर्विस सेंटर वगैरह जो भी करना होता है उस न्यूट्रिशन से हम कर देते हैं। उसके बाद इजेशन द प्रोसेस इन द अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है बॉडी से शरीर को जो है जो एक्सक्रीटा होता है यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकाल देते हैं। यानी कि आपने क्या देखा, सबसे पहले होता है इंजेशन, उसके बाद क्या होता है उसके ये सब याद रखना एकदम दिमाग में भेजना। उसके बाद होता है डाइजेशन, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद होता है इजेशन। इस पे लगभग थोड़ा थोड़ा लगभग याद कर लेना, सबका थोड़ा सा प्रोसेस सेम ही होता है, लगभग थोड़ा बहुत भले चेंज हो। और ये जो है प्रोसेस पूरा एक न्यूट्रिशन के जो है अगर देखा जाए तो प्रोसेस होता है, इतनी सारी जो है प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं एक न्यूट्रिशन जो है जब आपके शरीर में जाता है, यानी कि कोई भी खाना जब आप शरीर में खाते हो तो इन सारे प्रोसेस से होकर के गुजरता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, यहां से जो है एक्सक्रीटा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट चीज न्यूट्रिशन जो है अमीबा में कैसे लिया जाता है, तो इसका जो है तरीका बिल्कुल सेम ही है। इंजेशन सबसे पहले होता है, समझे, यानी कि जो है इसको अगर देखा जाए तो अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सीडोपोडिया, यानी कि सीडोपोडिया के द्वारा जो है अमीबा इसको इंजेशन करता है। उसके बाद जो है इसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट करता है, एसिमिलेट करने के बाद इजेशन कर देता है। सेम ही प्रोसेस है। इसी प्रकार से जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो इसमें इंसान, ग्रास होपर, फिश एंड फ्रॉक्स वगैरह, उसमें भी सेम ही प्रोसेस जो है लगभग होता है। फिलहाल यहाँ पे जो है हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है। इसका चित्र आप बहुत अच्छे से रट लें, अगर ये बना देंगे तो आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में माने जाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो जो है वही जो चीज जो सब करके आए होंगे वही तुम भी करके आओगे। एक चीज हमेशा एग्जाम की याद रखो, क्या कि कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम, अगर उसमें जो है जो इजी क्वेश्चन है यानी कि जो सब कर लेंगे, कोई व्यक्ति तभी एग्जाम में हारता है जब वो उन क्वेश्चन को नहीं कर पाता है जो क्वेश्चन उसे कर पाने चाहिए थे। मतलब देखो अगर 100 सवाल है, 100 में से 60 या 70 सवाल ऐसे होते हैं जो लगभग सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक। अब आप पता चला वही 60-70 नहीं करके आए, उसमें टेंशन ना लो कि जो कठिन है मान लो मास्टर ने घुमा के रखा है, वो कोई बात की बात नहीं, वो सबके लिए भी कठिन होंगे। तुम कहां पे फेल मारते हो, तुम फेल मारते हो कि वो जो 60-70 थे वही ना कर पाए। याद रखिएगा किसी भी एग्जाम का फंडा बस यही है कि आप पहले तो वो सवाल को सुनिश्चित करें जो आपसे गलत नहीं होने चाहिए थे, तब आप रेस में आ पाओगे, वरना रेस से पहले बाहर हो जाओगे। और वो जो 30% सवाल होते हैं वो किस लिए लाए जाते हैं, वो देखा जाता है तुम्हारा दिमाग जो है कैसे बिहेव करता है। पता चला तुम सही को पहले देख के घबरा गए, और डर बड़ा खतरनाक चीज है, एक बार तुम्हें डरवा दिया तो तुम्हें आता हुआ चीज भी भूल जाते हो। आप याद रखिए केमिकल हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उसी प्रकार से जो है स्राव करने लगते हैं, और डर खतरनाक चीज है। इसके आते ही आप जो आती हुई चीज होती है उसको भूल जाते हो। एक डर हो गया और दूसरा हो गया जाकर के एक डर हो गया और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया जाकर के, दूसरा तुम्हारा हो गया क्रोध। ये जो दो है दोनों दुश्मन है, समझे। क्रोध में भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को समाप्त कर देता है, और दूसरा जो है डर, ये दो ही व्यक्ति को जो है बर्बाद कर देते हैं। और किसी भी चीज से गलत काम करवाना उसको बस यही दो चीज कर दो, एक डर दिखा दो या एक जो है क्रोध कर दो, बस उसका खेल खत्म। अगला देखिए, जैसे आप तब उसका ले लो चिमटे का या किसी भी चीज का, उसको जो है आप गर्म करो, खूब हार्ड करो, एकदम गर्म कर दो, और उसके बाद जो है उसका जिस भी मोड़ में लाना चाहो उसको मुड़ जाता जाकर के। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर तुम्हें जैसा भी बर्बाद अच्छा बनाना, क्रोध दिवाओ, तुम जैसे जो है प्रकोप में आओगे खुद को सत्यानाश मिला दोगे जाकर के। ये चीज याद रखिए, फंडे हैं। अगला न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे जो है न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये जो है इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वो जो है इसको पचाने में तमाम तरीके के एंजाइम, एसिड वगैरह जो है इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स का योगदान रहता है। लीवर का काम रहता है, पैनक्रियाज का काम रहता है। सबसे पहले जो है हम इंटेक करते हैं फूड का इंजेशन के दौरान, ये इंजेशन प्रक्रिया है जिसमें हम जो फूड को लेते हैं। उसके बाद जो है
सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंजेक्शन करते हैं, यानी कि हमने किसी भी चीज को खाने के लिए मुंह में रखा, देन हम करते हैं इसको डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है, तो डाइजेशन आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे टीथ के द्वारा, टूथ माने एक दांत, टीथ माने अनेक दांत, टूथ से नहीं होता है, टीथ होता है, तो टीथ यानी कि दांतों के द्वारा जो है इसका फिजिकली हम डाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो है हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो इस जो है केमिकल डाइजेशन भी करती हैं। सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा जो है उसमें जो है कई तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो है इसका जो है बढ़िया से एकदम मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद जो है ये नली के द्वारा अगर देखा जाए तो हमारा जाता है नीचे पेट में। उसके बाद जो है हमारे जो आप जानते हैं कि हमारे जो शरीर होता है उसमें जो हमारी गर्दन होती है उसमें जो है जरा सी नली होती है, समझे। अगर जो है किसी प्रकार की चीज अगर आप खा लेते हो, जो पाइप है हमारा शरीर में जो है मुंह से लेकर के जो पेट तक जाता है, उसमें अगर कोई भी चीज को अगर आप खा लेते हो तो जो है आपकी मृत्यु तुरंत कारित हो सकती है। इसलिए कई लोगों का आपने देखा भी होगा कि वो जो है चिंगम खाए या किसी प्रकार की चीजें खाई, वो जो है वो जब उनके फंस जाती है, या मान लो कई बार जो है खाना फंस जाता है, कई बार तो खाना ही में निपट गया आदमी, मतलब जो है जैसे खांसी ऐसी कुछ आई और वो जो है पता चला फंस गया, जरा सी होती है, जरा सी, बहुत मोटी नहीं होती कि जो है तुम सब उसमें लील जाओ, एक होती है सांस वाली और एक होती है इसकी, तो बहुत ध्यान से रखने वाली चीज है। अगला देखिए क्या चल रहा था, एंजाइम जो है इसमें मिला देते हैं। द ह्यूमन सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमिलेस, जो एंजाइम जो है इसमें मदद करता है उसका नाम सैलिवरी एमिलेस है, विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, जो है फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च है उसको जो है शुगर में बदल देता है। Thus the digestion of starch carbohydrate begin in the mouth itself, since the food remains in the mouth only for a short time, the digestion of food remains incomplete in mouth। यानी कि जो है यहाँ पे हमारा आधा काम तो फूड का लगभग हो जाता है, लेकिन बाकी काम जो है वो नीचे जाने के बाद होता है। उसके बाद जो है फूड ये इनकम्प्लीट रह जाता है हमारे मुंह में। स्टार्च को किसमें बदल दिया जाता है, शुगर में, और शुगर मतलब वही ग्लूकोज। अगला, द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज स्वैलोड बाय द टंग, यानी कि जो है हमारी जो जबान होती है उसके द्वारा जो है इसको स्वैलो किया जाता है। और फिर पाइप एक होता है, उस पाइप का नाम आप देख लीजिए, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस जो है ये जो पाइप है वो फूड को जो है स्टोमक में ले जाता है, और स्टोमक में ले जाने के बाद जो है अगर देखा जाए व्हेन द डाइजेस्टेड फूड एंटर द फूड पाइप द वॉल्स ऑफ फूड पाइप स्टार्ट कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट, यानी कि जैसे आपके जो है शरीर में नली में जाता है उसके बाद जो है वो मतलब कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होने लगती है, जिससे जो है फूड धीरे धीरे नीचे चला जाता है। उसके बाद जो है द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि जो एक कंट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना और खुलना जो है ये जो पाइप है ओएसोफेगस उसमें जो है हम कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है ये बहुत स्लाइटली यानी कि धीरे से जो है ये स्टोमक में पहुंच जाता है, और स्टोमक जो है वो जे शेप का एक ऑर्गन होता है प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड ऑन द स्टोमक, और पेट में जो है ये फिर जाकर के डाइजेस्ट होता है, और फूड जो है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट। और उसके बाद जो है ये स्टोमक में पेट में जाकर के जो है ये जो है सेमी सॉलिड जो है पेस्ट में बदल जाता है, यानी कि थोड़ा सा सॉलिड भी होगा और जो है थोड़ा वैसा भी होगा, तो ये सेमी सॉलिड बन जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो ग्लैंड्स भी होती हैं, वाल्स होती हैं, मतलब जो इसमें भी ग्रंथियां पाई जाती हैं दीवालों में, यानी कि जो उसकी वाल होती हैं उसमें जो ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि जो है इस एक जूस जो है उसमें सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये 3 सब्सटेंस कैरी करता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, ये मिलकर के जो है आपका जो ये इसमें जो है मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है डाइजेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है आपकी जो प्रोटीन होती है फूड में वो जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो है ब्रेक डाउन हो जाती है। फ्रॉम द स्टोमक द पार्सली डाइजेस्टेड फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बाद जो है आपका फूड जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो है इसको सारे जो न्यूट्रिएंट तत्व होते हैं वो सब जो है आपके निकाल लिए जाते हैं, और उसको जो है अलग अलग शरीर में जो भी भेजना होता है टूट फाट में उसमें जो है जोड़ दिया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीज इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, और यहाँ पे जो है आपका पूरा डाइजेशन जो है हो जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह जो है आपके निकाल लिए जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जो अगर देखा जाए तो ग्लैंड से जो है कुछ रिसीव करती है, जिसमें जो है लीवर एंड पैनक्रियास से,
और ये जो है आपके फूड में अगेन मिलता है। उसके बाद जो ये सारी चीजें आपकी निकाल ली जाती है। उसके बाद आपका हो जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो है आपके शरीर में जो है जो भी न्यूट्रिएंट लगाने होते हैं वो सब लग जाते हैं। उसके बाद जो है आपका अंत में जो एक्सक्रीटा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से जो है बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो आपका शरीर है उसमें जो है आप श्वास किस प्रकार से लेते हो, इस प्रोसेस को हम जो है रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो है किस लिए जरूरी होता है? श्वसन हमारे शरीर के लिए यानी कि जो है इसलिए जरूरी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है उसको जो है एटीपी की फॉर्म में जो है स्टोर किया जाता है। एटीपी नहीं, हमने पिछले साल सेल वाले में पढ़ा होगा एटीपी, तो उसकी फॉर्म में जो है हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर होती है। सवाल ये है जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो मैं अभी हमने खाना खाया मान लो, तो वो शरीर में ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की क्या जरूरत है? श्वसन की जरूरत इसलिए है क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, लेकिन वो जो है बर्नआउट कैसे करेगा? आप जरा विचार करके देखिए कि बर्नआउट की प्रक्रिया कैसे होगी। आपको बेसिक सी बात है, दुनिया में हमें सबका पता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए इतना मोटा मोटा तो पढ़ लिया कि इस पेट में खाना गया, फिर वो जो है ब्रेक डाउन हुआ, वहां पे जला जा करके। लेकिन सवाल ये कि जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कहां से जाएगी? वो हमारे जो है इससे जाएगी, सांस लेने से जाएगी, ठीक। और हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन को सप्लाई कौन करता है? तो हमारा खून करता है, ब्लड करता है। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि जो है हमारे शरीर में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और उसके बाद जो है जब वो अंदर जल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके स्वरूप जो है वो बाहर निकल जाती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स taking in oxygen into the cell using for release energy in burning food and then eliminating the waste products carbon dioxide and water from the body। यानी कि जो है उसके बाद आपका जो है जब जलने के पश्चात जो वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया क्या जानती है कि रेस्पिरेशन के पश्चात यानी कि जब आप सांस लेते हो तो सांस तो चलो अंदर से ले ली, सांस जाती कहाँ है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका सेल वगैरह जो होता है उसमें जाती है। लेकिन एक चीज इसमें बहुत ध्यान रखने वाली है कि वेस्ट प्रोडक्ट में क्या निकलता है। तो दुनिया क्या जानती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वाटर भी निकलता है, समझे? ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लो जो इसे खाली करके रख दे और वो सोचेगा बच्चों की तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, वाटर भी है, समझे? तो फूड और ऑक्सीजन आप लेते हो, उसके बाद उसके फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है, और ये हमारे शरीर को जो है ऊर्जा देने का काम करती है। हमें जो है देखा जाए तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो मेन पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज जब जो जलता है तो वो जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। रेस्पिरेशन जो है वो जस्ट अपोजिट है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो जस्ट अपोजिट कैसा है? फोटोसिंथेसिस का। अब आप समझ लीजिए इसी प्रकार के, देखो एक में फोटोसिंथेसिस बनने की प्रक्रिया है और ये रेस्पिरेशन बिगड़ने की प्रक्रिया है। ये दोनों बेस्ट एग्जांपल हैं, और इन्हीं दोनों का सम कर दो ये लाइफ बन गई। यानी कि बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया निरंतर हमारे सिर्फ शरीर में ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में भी चलती रहती है। बनना और बिगड़ना, बहुत कुछ जो है जब नया बनता है तो बहुत कुछ बिगड़ता भी है, समझे? इसलिए जो है ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और इसी का सम कर दो लाइफ बन गई जाकर के तुम्हारी। अगली, हाउ मच एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान जो है कितनी एनर्जी निकलती है। तो ये जो एनर्जी आपकी निकलती है वो जो है आपकी एटीपी के फॉर्म में जो है आपकी स्टोर हो जाती है। और आगे अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन दे रखा है, और ये जो है ग्लूकोज का फार्मूला दे रखा है C6H12O6, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो है ऑक्सीजन को, द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जिसको जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जिसमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत आपको ना पड़े उसको जो है हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है? तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन द थ्री एस्पेक्ट्स। यानी कि जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन है वो थोड़ा सा अलग प्रकार से होता है। प्लांट्स गेट्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है लेते हैं। रेस्पिरेशन इन रूट्स, जड़ों में रेस्पिरेशन। उसके बाद रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, तनों में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन लीव्स, यानी कि जो है पत्तियों में रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज एट नाइट। यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो जो पत्तियां होती हैं उनसे दिन के साथ साथ रात में भी होता है। फोटोसिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी कि जो है
फोटोसिंथेसिस, पॉइंट टू बी नोटेड, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में ही होता है लेकिन रात में नहीं होता है। ड्यू टू दिस द नेट गैसियस एक्सचेंज इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज एज फॉलोज। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स, oxygen is produced, the leaves use some of this oxygen for respiration and the rest of the oxygen diffused into the out the air. Again during the daytime carbon dioxide produced by the respiration is all used up for photosynthesis by leaves. Even more carbon dioxide is taken in from air. यानी कि जो है आप पहले बात को समझिए, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। The net exchange in leaves during the daytime is O2 diffuses out, CO2 diffuses in. यानी कि देखिए जो है पेड़ से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों हल्के हल्के निकलते रहते हैं, लेकिन दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, रात में फोटोसिंथेसिस रुक जाती है तो CO2 ज्यादा हो जाती है। नेट शब्द का प्रयोग किया है। नेट का मतलब होता है टोटल नहीं, नेट का मतलब होता है जैसे एक होती है जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक होती है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि जीडीपी होती है टोटल देश के द्वारा इनकम, और नेट का मतलब होता है जब उसमें हम डिप्रिसिएशन टूट फूट को घटा देते हैं तो नेट बन जाता है। नेट का मतलब जो किसी को घटा करके जो हमारा जैसे एक्सपोर्ट हमने किया, कुछ इंपोर्ट किया, तो टोटल नेट क्या आया। नहीं कहते हो कि कुल मिला के जोड़ घटाए, सही बताओ एकदम क्या मतलब फायदे में रहे कि नुकसान में रहे, तो इसको नेट कहते हैं। ऐसे जो है कुल फायदा नुकसान का दिन में देखा जाए तो पेड़ फायदे में के लिए है हमारे लिए, रात में अगर नेट इनका निकालोगे तो हमारे नुकसानदेह हो जाएंगे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। बहुत चुड़ैल का कारण है और कुछ नहीं। रेस्पिरेशन जो है ये एनिमल्स में आप देख लीजिएगा, अमीबा, अर्थवर्म, हालांकि आज तक शायद पूछा नहीं गया है। और रेस्पिरेशन जो है ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो ये जैसा कि आपको पता है कि लंग्स के माध्यम से होता है, और इसमें जो है कोई भी व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकालता है और वाटर को बाहर निकालता है, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन को अंदर लेता है। और इसका जो है डायग्राम रट लीजिएगा, देख लीजिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये देखिए पूरा चित्र एकदम बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन हमारे धरती पे 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, वाटर पे पर बहुत लिटिल मात्रा में है, छोटा सा है। रेट ऑफ ब्रीथिंग कहाँ गया, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला है ह्यूमंस का, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। साथ ही में जो है अपना जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम जो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीबा और उनको सबको छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल अर्थवर्म को छोड़ दें। हल्का पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, इसे साइड में डाल लोगे तो कोई जरूर मतलब, क्योंकि नया लाएंगे कहाँ से, तो नया वही बनेगा जहां से बच्चा सोच के आता, आज तक नहीं किया गया तो आज भी नहीं किया जाएगा, बस वही है। पढ़ने में कुछ नहीं, हम तो ये समझ नहीं आता कि पढ़ते सिर्फ इसलिए हो एग्जाम के लिए, पढ़ना तो इसलिए चाहिए कि तुम अर्थवर्म को इसलिए पढ़ लो ताकि भविष्य में कोई को पूछ दे, या कहीं तुम्हारे पास ज्यादा फिर ज्ञान होगा, ज्यादा पता होगा, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़े हैं, ये सोच है हमारे देश की। देखिए रेट ऑफ ब्रीथिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पंप्स इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी बट द रेट ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही जो है हमारे शरीर में जो है ब्रीथिंग की प्रक्रिया को जो है रेगुलेट किया जाता है। अगर देखा जाए तो एवरेज ब्रीथिंग रेट इज एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट 15 से 18 टाइम्स पर मिनट, यानी कि एक ब्रीथिंग का जो है जो रेट होता है एडल्ट मैन में वो 15 से 18 बार ही हर एक मिनट में जो है ब्रीथ करता है। और रैपिड ब्रीथिंग जो है ज़्यादा एनर्जी जो है रिक्वायर होती है, जितना तेज तेज आप ब्रीथ करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है आपको रिक्वायर होगी। और ये अगर देखा जाए तो ब्रीथिंग किसी भी पर्सन में जो है एक जो है ये जो ब्रीथिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जो है इसमें दिया रखा है द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन reduces the oxygen carrying capacity of blood resulting in breathing problems, tiredness and lack of energy, यानी कि आपके शरीर में अगर जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, जब आप जो है सीबीसी टेस्ट कराते हो उसमें ना हीमोग्लोबिन 13.6 ऐसे कुछ डीएल कुछ लिख के आता जीएम, तो उसमें जो है रिपोर्ट को पढ़ना सीखिए। अब तो रिपोर्ट को पढ़ने का और बढ़िया है, जैसे मान लो आपका सीबीसी टेस्ट आया, कब करवाए होगे ना उसमें जैसे करवाया जाता, तो उसमें जो है अगर आपको रिपोर्ट पढ़ना नहीं आता, मान लो हमारे जैसे बिल्कुल अनपढ़ आदमी हो, तो उसमें सिंपल सा क्या करना है, तुम्हें फोटो खींच लेनी है। खींचने के पश्चात आप जाइए चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे फोटो अपलोड कर दीजिए, उससे कह दीजिए कि भैया इसको एनालिसिस करो, क्या मतलब क्या निकल के आया, तो एकदम डिटेल में ईजी लैंग्वेज में, कितना बढ़िया है। मतलब एक गाँव गली का सब बता देगा, सब बता देगा। मतलब हम तो इसका बहुत प्रयोग करते हैं, समझे। सारी चीजें तो हमें पता नहीं है कि एलटीसी क्या होता है, टीएलसी क्या होता है, और जने क्या क्या उसमें रिपोर्ट में लिखा होता है, हम तो टेढ़े अनपढ़ आदमी, तो हम तुरंत क्या करते हैं उसकी फोटो खींची, क्रॉप करी,
उस पर अपलोड कर दी ChatGPT पे, उस पर लिख दिया कि इसको जो है इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो क्या ओवरऑल रिजल्ट हमें बताना कि क्या है, तो एकदम एक्सप्लेन करके कि ये रिपोर्ट तुम्हारी इतनी आई, इसका मतलब इतना सा तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये इतनी है, इसका ये प्रॉब्लम ऑल ओवर, थोड़ा सा ये इसको जो है ऐसे ठीक कर लो। अच्छा, तो ये देखो कितनी बेहतरीन चीज है, मतलब जो है आज AI के मदद से ना सिर्फ इतना ही बल्कि आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो छोटी छोटी जुगाड़ हैं, जैसे मान लो आपने कोई बोतल ली, कोई की मान लो जो है उसमें जो है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, आप उसको तुरंत फोटो खींचिए, उस पर अपलोड कर दीजिए, उसको कहिए कि इसमें बताइए हेल्थ के लिए कैसी है, फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, तुरंत वो बता देगा कि ये इतना इतना कंटेंट इसमें चूंकि मौजूद है तो ये नुकसानदेह है। आप ऐसे क्या कीजिए, जो रियल जूस आता है उसको फोटो डाल के उसमें बताइए, वो तुरंत में बता देगा नुकसानदेह है, समझे, क्योंकि और डॉक्टर इतना उसको धंधे से एकदम जो है बेचने में लगे हुए हैं कि रियल जूस ले लो, मतलब जनता इतनी पब्लिक उल्लू है, उसमें एक ने किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे शक्कर निकाली थी, कितनी शक्कर उससे बन गई, उसको गला गलू कर निकाला, इतनी शक्कर तो मिला देते उसमें शुगर जो कि जहर है हमारे शरीर के लिए। जैसे आप देखिए ना कितना ज्यादा जो है लोग शुगर को कंज्यूम करते हैं, जैसे पहले के जमाने के आदमी का मंजन कोलगेट होता था, नहीं होता था, समय से आदमी देसी रहता था, लेकिन आज जो हमारा कोलगेट मंजन है, क्या उससे जो उसकी जो है जरूरत, आप देखो क्यों, क्योंकि जो है हमारे दांत खराब होने लगे। सवाल ये कि सर पहले के दांत क्या नहीं खराब होते थे? पहले के दांत आप जानते हो पहले के दांत क्यों नहीं खराब होते थे? पहले के दांत, ये अब आदमी कहेगा नीम जरलाजी का है, इसका मतलब जो है कोलगेट को खरीदना बंद करते हैं, नहीं, आज की हमारे समय की डिमांड है, क्या आपके दांत में नमक नहीं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, सेंसोडाइन, हालांकि मैं प्रचार नहीं कर, ये जो है क्या होता है कि दरअसल पहले के जमाने जो आदमी थे वो इतना ग्लूकोज का कंजम्पशन, जो शुगर का कंजम्पशन था वो नहीं करते थे, मतलब पहले के आदमी क्या था, शुगर ज्यादा इतनी खाते नहीं थे, तो इसका मतलब है क्या सर, अगर हम आज अगर शुगर का कंजम्पशन बंद कर दें तो हमें मंजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जवाब है इसका पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि शुगर तुम क्या सोचते हो सिर्फ शक्कर ही होता है, शुगर चावल में भी है, शुगर हर जगह मौजूद है, आप जो भी चीज खाओ लिटिल अमाउंट में मौजूद होगा जरूर, शुगर हर जगह है, यानी कि आज के जमाने की जरूरत ही है तुम्हारा कोलगेट। पहले इतना होता नहीं था, पहले एकदम ऐसा बनते नहीं थे, शुगर जानते नहीं थे, तुम गुड़ भी खाओगे, गन्ना भी खाओगे, शुगर चला गया, तुम चावल भी खाओगे, शुगर चला गया, शुगर हर जगह होता है, समझ रहे हो, हर चीज में होता है शायद, समझे, यानी हाँ नहीं, हम वही चीनी की बात कर रहे हैं, चीनी बनती तो गुड़ से है, जैसा गुड़ जो क्या होता है, सबसे पहले गन्ने को लिया जाता है, गन्ने का जो पानी होता है, गन्ने का जो रस होता है, उसी को बहुत करने जो है गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जैसे नहीं दूध का गर्म किया जाता है, वैसे बहुत तेज गर्म करने के बाद वो एक मतलब गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है मटेरियल, उसके बाद जो है उसको जमाया जाता है, और जमाने के पश्चात जो है उसमें जो है उसका काट काट के फिर उसको बना जाता है, जब जो गुड़ होता है ना एकदम काला होता है, समझे, ये तुम्हारे जो कैसा पीला आ जाता है, येलो, ये सब क्या किया जाता है, सब कलर वलर में मिलाया जाता है। जैसे तुम्हारी गैस भी जो होती है घर वाली, जो लिक्विड पेट्रोलियम जो का फला LPG वगैरह जो आती है, उसका भी कोई कलर अलग थोड़ी ना होता है, उसमें से मिलाया जाता है ताकि जो है आए तो पता चला जो है उसमें आग लग गई, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि कुछ हुआ भी है, तो ये कुछ चीजें मिलाई जाती है, बात नहीं पता होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ाइए गाड़ी को। अगला है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट में अगर देखा जाए तो दो चीजों से होता है, एक जाइलम से होता है, जाइलम जो है एक नॉन लिविंग जो है वेसल है, जो है लॉन्ग ट्यूब होती है, विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट, यानी कि जो है ये आपके लिए जो है हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें दो ही प्रकार से जो है सब्सटेंस यानी कि जो चीजें होती हैं उनका जो है आदान प्रदान होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम, और दोनों एक दूसरे के लगभग उल्टे पाए जाते हैं। ब्लड, जो ब्लड होता है उसके चार कंपोनेंट होते हैं, एक हो गया प्लाज्मा, एक हो गया RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और तीसरे हो गए व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसके बाद जो है प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होता है वो आपका जो है जो हल्का हल्का सफेद जो पार्ट होता है उसको प्लाज्मा होता है। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स ये हमारी RBC होती हैं। खून को जो है लाल जो होता है वो उसमें हीमोग्लोबिन भी इसी में पाया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है बढ़िया डिफेंस देते हैं। और प्लेटलेट्स भी जो है आपके शरीर में पाई जाती हैं। कितनी होती हैं प्लेटलेट्स एक शुद्ध शरीर में? शायद जो है हाँ ऐसा ही कुछ होता है। देखिए जो प्लाज्मा होता है ये जो फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है आपके शरीर में, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। रेड ब्लड सेल जो है ये आपके ऑक्सीजन को पूरे लंग्स में और पूरे इंटायर बॉडी में जो है ले जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स के पास जो है अपनी जो है कोई न्यूक्लियाई नहीं होती है। न्यूक्लियाई नहीं होती है, न्यूक्लियाई नहीं होने का मतलब आपने नहीं पढ़ा था कि जो है सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वो सही में मामला है।
While we donate blood to save a life of a person, then the loss of blood from our body can be made up quickly within a day. यानी कि जब जो है हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो इसको जो है बहुत जल्दी से रैपिडली आपका बन भी जाता है। और वाइट ब्लड सेल जो है आपको इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये आपकी जो है ब्लड की जो क्लोटिंग होती है उसमें जो है आपकी मदद करती हैं जब भी कोई घाव वाव वगैरह हो जाता है। ब्लड का काम क्या होता है, खून का काम क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पूरे शरीर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकालना, ऑक्सीजन को जो पूरे शरीर में फैलाना, उसके बाद जो है हार्मोन्स जो तुम्हारे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, यानी कि जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि अगला चैप्टर शायद था उसमें जो है जो हार्मोन्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम भी इसी का होता है। उसके बाद जो है यूरिया के माध्यम से जो है एक्सक्रीटा निकल जाए, उसके बाद जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, डिसीज के खिलाफ जो है WBC का काम आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में जो है खून का काम होता है, और इस प्रकार से है। उसके बाद जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टरीज होती हैं, वेंस होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है मेंटेन करके रखती हैं। और ये काफ़ी लंबा मामला है, और 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, अगर देखा जाए तो इसको जो है पढ़ लीजिएगा, अभी शायद 1 महीना पहले पढ़ाया था। अगला जो है हार्ट बीट जो है अगर देखा जाए तो हमारा दिल जो है वो 70 से 72 बार जो है 1 मिनट में जो है हार्ट बीट होती है, और ये जो है कम या ज़्यादा जब होने लगता है तो उसी को जो है कहा जाता है कि इसका जो है BP लो है या BP शायद हाई है। 120/80 mmHg होना चाहिए, और इससे कम या लो की समस्या में जो है BP, जैसे आजकल जो है सर्दी चल रही है तो सर्दी में जो है जैसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनको जो है ज़्यादा ना निकले, समझे। जैसे आजकल जो है चल रहा है तो सुबह सुबह नहीं निकलना चाहिए टहलने के लिए। आजकल जो है सुबह सुबह क्या मिलेगी तुम्हें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी कोहरे में, फॉग में, समझे। तो आजकल टहलना नुकसानदेह हो सकता है। पता चला जो है प्राण पखेरु रुड़ गए, सवेरे पता चला 1 किलोमीटर चलना पाए, तब तक पता चला जो है दुखद समस्या आ गई। तो ये जो है सांस की समस्याएं जो है कई बुजुर्गों को जो है होती हैं, और उनको जो है BP जल्दी हाई हो जाता है। जैसे मान लो जो है आज ही कल देख लो तो जो है कुछ लोगों को जैसे BP की समस्या मान लो जो है एकदम मतलब पसीना निकलने लगेगा या कुछ भी होने लगता है, तो ये BP की समस्या है, ठीक है। इसको जो है मेंटेन बस करिए, और मेंटेन करने का यही तरीका, बढ़िया बढ़िया जो है माल पानी अब खाते रहे। अगला पल्स, ये देखिए जो है अगर पुराना हम अपना इतिहास देखें तो हमारा जो है हम लोग जो है अगर देखा जाए तो हम लोगों का आयुर्वेद जो है अपना सिस्टम है, समझे। और विदेशियों का क्या है, विदेशियों का जो है वो अपना क्या उसको वो क्या कहते हैं, कौन सी दवाई होती हैं मतलब जो उनकी इंग्लिश वाली दवाई होती हैं, ठीक है, तो उनका वो वाला सिस्टम है। अब वो जो है चूंकि MBBS करके आते हैं तो वो जो है अपना वही चीज़ें जो है बताते हैं, जैसे जो है अंडा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन हमारा सिस्टम जो है आयुर्वेद है, और हम जो है हर्बल चीज़ों पर रिलाई करते हैं। और जो ये तुम्हारा वैसी इंग्लिश वाली जो दवाएं होती हैं, समझे, उसमें जो है कोई बीमारी तुम्हारी खत्म नहीं होती है, वो बीमारी बस दब जाती है। और आयुर्वेद में जो है जबकि तुम्हारी बीमारी का समूल यानी कि जो है बाय रूट यानी कि जो है पूर्णतः उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आयुर्वेद का जनक यानी कि फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको कहते हैं, तो धन्वंतरी को कहते हैं, जिसपे आप नहीं धनतेरस मनाते हो, पता नहीं कहां से उसमें बर्तन घुसेड़ दिया करके, तो कोई को नहीं पता है, सब इतने धुरियम लगे हुए हैं, लगा लो बना लो तो उसमें जो है आयुर्वेद का जो फादर है वो जो है धन्वंतरी को कहते हैं। साथ ही में जो है हमारे जो है चरक और संहिता, समझे, जैसे चरक और सुसुप्त, ये जो है अगर सुसुप्त को देखा जाए तो फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, और चरक जो है वो हमारे जो है शल्य चिकित्सा यानी कि जो डॉक्टरी, ये हमारे जो कितने साल पहले जो है ऋषि मुनि बैठ करके जो है तपस्या कर करके और जो है दुनिया का ज्ञान बटोर करके जो है उसकी ऐसे जो है आप अथर्ववेद को पढ़िए तो उसमें 99 प्रकार के शायद जो है बीमारियों का उसमें इलाज दिया गया है। और इस प्रकार से थोड़ा बहुत थोड़ी ना, मतलब हमने देखो कितना सारा स्टडी कर रखा है कि इस चीज को खाइए, ऐसा करिए, और ये हमें सिखाते आते हैं, समझे, क्या कहते हैं कि जो है तुम लोगों को सिखाएंगे। तो ये चीज जो है हमें लोगों को आज भी जो है आयुर्वेद, आप देखिए जब भी कोई भी चीज नहीं काम आती तो आयुर्वेद काम आता है, और आयुर्वेद से चीजें को जो है समझ, लेकिन उसका इतना जो है उसका जो कुछ लोगों ने जो है उसका मार्केटाइजेशन कर दिया, जैसे जो है बाबा रामदेव जी को देख लीजिए, तो उन्होंने जो है कितना बढ़िया पद्धति, और सबसे ज्यादा जो है आयुर्वेद का श्रेय जो आज हमारी इंडिया में जो है वो राजीव दीक्षित जी को जाता है। ये जो है आपको बताना चाहिए, सबसे पहले यही जो है प्रचार भारत में करते थे, बाबा रामदेव से भी पहले। और ये जो इनका नाम है ना कंपनी का, पतंजलि, तो पतंजलि का मतलब होता है, पतंजलि जो है वो दरअसल हमारे जो है छह जो है दर्शन लिखे गए थे, 6 फिलॉसफी लिखी गई थी। जैसे जो हिंदू फिलॉसफी होती है
वो जो है जैसे ना कहते हो हम सनातन है या हिंदू है, तो हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब होता है सिक्स जो फिलॉसफी को जानता, सिक्स फिलॉसफी से जो मिलके बना हो, जैसे सांख्य योग, वैशेषिका, उत्तर मीमांसा, योग और वेदांत, इनको मिला करके जो है 6 प्रकार की फिलॉसफी से एक इसमें योग भी है, योग। और जो योग फिलॉसफी है ना, यही जो है जो बाबा रामदेव जी हैं अपना जो नाम रखे हैं पतंजलि, वो योग रखे। योग जो फिलॉसफी थी उसको जो है कंपाइल करने का काम पतंजलि जी ने किया था, और उन्होंने जो है इसको जो उसमें ओरिजिनेटर को उन्हें उसको कुछ नहीं पता, समझे, तो उन्हीं पतंजलि जी ने इसको कंपाइल किया था, इसलिए जो है वो बाबा रामदेव जी उनका नाम पतंजलि रख के इसे जो है बढ़िया आराम से पैसा प्रिंट मार्केट करते हैं, लेकिन अपना जो है कुटिया में रहते हैं। अगला देखिए ये आप समझे कि जो है आजकल जो है बीपी की समस्या ज़्यादा लोगों को हो जाती है, क्योंकि जो है सर्दी चल रही है, और ये आपने अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई समस्या से ग्रसित देखा होगा, फिर बीपी वाली दवाएं खाते रहते हैं। अगला है पल्स, समझे, आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी एक मेंटेन होता रहना चाहिए। पल्स के बारे में जो है पहली बार दुनिया ने जाना जब कोरोना आया था, तो उसके बाद जो है पल्स ही सब नापा करते थे। और जो है हमारे शरीर में जैसे पहले के डॉक्टर क्या होते थे, वो हमारे शरीर में वैसे टच करके बता देते थे, जैसे क्या कुछ नाड़ी आड़ी देखते थे, समझे, तो वो पता करके बता देते कि पल्स के मतलब ये सब चीजें वो इसे देसी स्टाइल में। आजकल देखो दुनिया के इंस्ट्रूमेंट आ रहे, पल्स मीटर आ रहा, पला मीटर आ रहा, ये देखिए उनके पास मतलब जुगाड़ थी, तो ये पल्स होती है। उसके बाद जो है इसको जो है पल्स जो है नापने का तरीका वो नाड़ी भी होती है, समझे, रिस्ट इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, WRIST, और पहले जो है गर्दन में पता कैसे छू छुआ के कुछ बता देते हैं। और ये जो है एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स, यानी कि जितनी बार जो है एक्सपेंशन होता है आपकी आर्टरी का, यानी कि जो है आर्टरी आपने क्या है, आर्टरी और वेंस, ये आप जब जो है जो सर्कुलेशन होता है आपके शरीर में ब्लड का, समझे, उसमें जो है आपने पढ़ा था इस आर्टरी को। और जो है अगर देखा जाए तो पल्स रेट जो है एक व्यक्ति का वो कम से कम 70 से 72 बार 1 मिनट में जो है होना चाहिए। उसके बाद जो है बीपी होता है, तो बीपी जो है ये भी एक्सपेंशन और जो है सिकुड़ने और फैलने से ही है, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जो है सिस्टोलिक प्रेशर आपके शरीर का 120 mmHg होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके शरीर ने जब सिकुड़ा, आपका जो आर्टरी है वो जब सिकुड़ी थी, तो जो है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जितना जो है ब्लड उसने बाहर फेंका, जो मैक्सिमम ब्लड उसने बाहर फेंका, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो है जो मिनिमम प्रेशर जो आर्टरी ने जो है रिलैक्स के दौरान, यानी कि खुलने के दौरान जो है अंदर की ओर, यानी कि जो है फेस ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब आपका जो आर्टरी थी वो जब सिकुड़ी तो उसने कुछ ब्लड बाहर फेंका, वो प्रेशर जो था इसको 120 mmHg रहना चाहिए। जब फैली, रिलैक्स हुई, तो वो जो प्रेशर आपके शरीर में आर्टरी के द्वारा मिनिमम लगाया गया उसको जो है हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसी दोनों को अगर मिला दें, मिलना मतलब जो है कॉन्ट्रैक्शन और जो है रिलैक्सेशन, इन दोनों को मिला करके हम बीपी या ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये आपके शरीर का जो है फेंकने और अंदर लेने का 120/80 mmHg होना चाहिए, ये बात है। ब्लड प्रेशर नापने के जो है ये तरीके होते हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद जो है बॉडी सेल्स के पास कैसे ब्लड पहुंचता पता हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम जो है आपके शरीर में जो ट्रांसपोर्ट होता है लिक्विड का, ये जो है काम इसका लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। उसके बाद जो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स दे रखा है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स दे रखा है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस, यानी कि जो है हमारे शरीर से जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और लंग्स के द्वारा जो है हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लंग्स यानी कि जो फेफड़े होते हैं, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। किडनी के द्वारा जो यूरिया होता है, एक्सक्रीटा, ये जो है बाहर निकल जाता है। किडनी का काम होता है जो है कहा जाता है कि किडनी जो है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलती है। जब किडनी आपकी खराब हो जाती है तो जो है वेस्ट बाहर निकल ही नहीं पाता है। जैसे एक चीज़ और अब याद रखिए, जैसे मान लो जो है जैसे नहीं लोग टमाटर खाते हैं, समझे, एक होता है आपने सुना होगा पथरी, समझे, ऐसे कुछ लोगों को होता है, तो उसको अंग्रेजी में शायद स्टोन कुछ कहते होंगे, पत्थर है जो कि पत्थर ही कुछ कहेंगे। तो ये जो है पथरी कुछ लोगों को हो जाती है। और ये जो है कैसे हो जाती है, ये दरअसल जो है जो आप टमाटर खाते रहे उसमें जो वो होते हैं सीड्स, समझे,
कई बार क्या होता है वो जो है, जैसे मान लीजिए जो है आपकी पैनक्रिया होती है, पैनक्रिया जो है बहुत छोटी सी होती है, जरा सा छेद होता है। कई बार क्या होता है आपने ज़्यादा माल पानी खा लिया और फिर जो है वो कहीं बाहर नहीं निकल पाए, बहुत समय तक इकट्ठा रहता रहा। हालांकि बाकी सब पथरी तो जो है नॉर्मल होती है, मतलब जान लीजिए कहीं पे भी अगर आपके शरीर में हो गई वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन जो पैनक्रिया की पथरी होती है वो खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि पैनक्रिया वाली जो पथरी होती है जगह होती है जैसे ही, तो उसको इलाज करने का बस एक ही तरीका होता है आपका ऑपरेशन। बाकी सारी पथरी होती है उसको जो है आसानी से निकाला जा सकता है। निकालने का मतलब कुछ आयुर्वेदिक तरीके भी आते हैं, कुछ ऑपरेशन से भी निकाले जाते हैं, समझे। और ये जो है आपके जो वेस्ट बहुत ज्यादा जमा जाता है, ये तो पत्थर बन जाता है जब निकाला जाता है ना, तो दिखता है तो पत्थर एकदम हो जाती है वो चीज। और ये आपके शरीर में जो है कई लोग जो है आयुर्वेद तरीके से इसका उपचार करते हैं, कई ऑपरेशन से भी कर देते हैं, कई जो है कुछ खिला पिला के किया देते हैं, जितना ज्यादा पानी जो है निकालो और उसके बाद जो है ये आपका पथरी जो है वो ठीक हो जाती है। हालांकि इतना भयंकर बीमारी नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन के हाँ, मतलब देखो आजकल तो हमेशा मानते हैं कि हर चीज में सारा कैंसर ही बन जाता है। ऐसी बची कौन सी चीज? हमें हर चीज में सुनते हैं ऐसा ना किया तो कैंसर, ऐसा ना किया तो कैंसर। लेकिन अभी जैसे रूस का पता किया गया था, रूस ने जो है कैंसर की दवा बना ली, लेकिन उसकी जो है तब से कोई खबर दोबारा सुनने को ना मिली कि भैया आगे क्या हुआ कुछ ठीक हुआ 2-4। आगे देखिए, तो किडनी के द्वारा जो है ये किया जाता है। और किडनी जो है ये चीज आप याद रखिए कि जो है ज्यादा ऊट पटांग चीजें ना खाएं, और इससे जो है आप स्वस्थ रहेंगे और किडनी जो है आपकी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएगी। और यही चीज है। अगला, किडनी देख लीजिए इसका जो है कहाँ पे होती है, तो ये हमारे जो है यहाँ पे होती है, आप देख लीजिए चित्र में बना हुआ है। उसके बाद जो है कई बार क्या होता है कि किडनी जो है फेल हो जाती है, समझे। किडनी फेल की जो समस्या होती है उसको भी जो है हम ठीक कर सकते हैं। और द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर किडनी फेल्योर इज किडनी ट्रांसप्लांट। पीछे होती। अगला देखिए, then the patient with kidney failure is treated periodically on a kidney machine by a procedure called dialysis। देखिए ये जो है किडनी फेल्योर से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप किडनी को जो है ट्रांसप्लांट करा दें, समझे। अब ये ट्रांसप्लांट जो किडनी करवाओगे सीधी बात कहीं से माल ले जाओगे किसी की, तो ये ट्रांसप्लांट जो है करवा सकते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया डायलिसिस पे जाते हैं, नहीं, जैसे मान लो जो है आजकल जो है बाबा जी एक बहुत फेमस देख रहे होगे प्रेमानंद जी महाराज, तो उनका जो है आप समस्या उनके मुंह से अक्सर सुने होंगे, कुछ किडनी से बताते हैं कि वो यही समस्या है, वो यही वाली किडनी डायलिसिस। ये क्या होता है, ये बहुत जो है पेनफुल समस्या होती है, जिसमें जो है एक तो पहला तरीका ये है कि आप जो है किडनी को नया डरवा लें तो बढ़िया चकाचक चलने लगो। उसके बाद जो है दूसरी समस्या ये होती है कि किडनी आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी, और डायलिसिस का मतलब है बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, जिससे आपको हर पीरियड में गुजरना पड़ेगा, बार बार गुजरना पड़ेगा। तो ये भैया किडनी है। तो इसको देखो कुल मिला के हम तो समझाना ये चाह रहे हैं कि जितना भी जो है मोमोज, फिंगर और समोसा, गुजिया, इससे जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना बचाएं और शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है प्रथम सुख निरोगी काया, और आप पता चला इसी में लपट गए तो फिर जो है निरोगी काया रोगी से ग्रस्त हो जाएगी। और एक अस्वस्थ शरीर वो जो है कभी भी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीजों के बारे में कल्पना कर ही नहीं सकता है। आप सोचिए ना, आपके जरा सा पैर में दर्द हो, आप जैसे किताब लेके बैठोगे मन वहीं लगा रहेगा कि मजा नहीं आ रही, ऐसा लग रहा कि सो जाए, और फिर जो है फिर कल पढ़ेंगे या कल, तो फिर आते नहीं, जो कि तुमने कल से कल आज कहा होगा तो आज फिर आ चुका है, फिर आज का कल बनेगा तो कल कभी नहीं आता, सीधी सी बात किसी ने महान आदमी ने कही है। तो अपना शरीर को पहले इंपॉर्टेंट दीजिए, यानी कि जो है जब आपका स्वस्थ शरीर होगा, और एक स्वस्थ शरीर कैसे बनता है, स्वस्थ शरीर बनता है जहां एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, समझे। यानी कि जब एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी आपकी तभी जब आपकी होगी तभी आपका जो है एक स्वस्थ हेल्दी माइंड होगा, और एक हेल्दी माइंड का मतलब स्वस्थ दिमाग, समझे, जिसमें जो है किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार की बकवास बात ना है, सिर्फ जो है जो पढ़ने पे काम करे। अगर जो है इस प्रकार से अगर आप जो है अपने शरीर ही को खराब कर लोगे, इसलिए याद रखिए ये जो है दुनिया का जो आजकल मार्केट में नया नया चला है, समझे, मटेरियल, ये बर्बादी के लक्षण है, समझे। आप देखिए ना उसको, कभी चटनी को इसे जो फेंक के दीवार पे देखिएगा और सुबह तुम छुटाने की कोशिश करो। हम तुम्हें बस ये समझाना चाहते हैं कि जब वो ना छूट रही है दीवार पे लगी हुई, तो तुम्हारे पेट में क्या करती जा करके होगी, हैं। और आदमी हम देख रहे हैं मार एकदम टूटा पड़ा हुआ है, और सब बर्बादी के लक्षण, सब ये जो है सब आपके क्या कर देते हैं, आपके सब जो है दिमाग को खराब कर देंगे, समझे।
जितना जो है आप साधारण खाओगे, समझे, उतना ही आप लंबे टिकोगे। महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी को फॉलो कीजिए और सादा जीवन, उच्च विचार, और जो है इसका देखिए खाने का जो है हमारे जो सेहत होती है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप किसी का हमें खाना बता दीजिए, हम उसके 50 बातें बता देंगे कि कोई इजाद नहीं होगा सिर्फ खाने से। क्योंकि जो व्यक्ति जितना, जैसे मान लो बहुत ज्यादा वैसा नहीं खाएगा, सात्विक खाना खाएगा, सात्विक का मतलब जैसे मान लो कुछ भी जो है उसको कोई मतलब नहीं है, वो जो है बिल्कुल मतलब जो तुम लेके आ गए, मान लो 4 आना खटला है वो डाल दिया तो वो जो है खा करके सो गया आराम से, कोई मतलब नहीं। 2-4 होते हैं नौटंकीबाज इन्हें जो है सुबह शाम बढ़िया बढ़िया मतलब माल पानी चाहिए, तब जो है इनकी जाकर के आत्मा खुश होती है। तो इन प्रकार के जो प्रवृत्तियों के जो आदमी होते हैं इनको जो है ये बड़े मतलब दुष्ट आत्माएं होती हैं, और इनकी जो मनोवृत्ति होती है, जो इनका दिमाग होता है वो 24 घंटा बस इसी में लगा रहता है। और अब सवाल ये है कि क्या सर पे खाना बंद कर दें और जैसे पता चला जो है, जैसे शाम को घर पहुंचे तुरंत सबसे पहले 2-4 जगह जो है राउंड मारे जाएंगे, उसके बाद फ्रिज खोल लीजिए, मार लिया रखो। तो इस प्रकार की भी जो है कुछ क्लासें वर्ग होती हैं, समझे, जो जाते हैं जो है पहले आज का नया बना, शाम को क्या बना, उनका परसों तक का एडजस्ट रहता है कि परसों शाम को क्या बनेगा, और मतलब शेड्यूल पूरा एकदम बना रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति बस जो है खाने में ही व्यस्त रहते हैं और इससे ऊपर कभी उठ नहीं पाते हैं, समझे। बस उनका इसी पे पूरा ध्यान है, मतलब धरती पे जन्म जो है वो इसी सपने को जो है साकार करने के लिए हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लो व्यक्ति जो है खाए ना, क्योंकि जिंदगी जो है वो 2-4 ही चीजों पे टिकी हुई है, एक तो बढ़िया खाना हो, अब थोड़ा बहुत पैसा हो तो बढ़िया जो है चल जाए। लेकिन सबकी जो है अलग अलग बातें होती है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप कुछ भी खाएं लेकिन जो है उल्टा सीधा ना खाएं। उल्टा सीधा का मतलब जैसे जो है आप मांस वगैरह का जो है ना खाएं, इस प्रकार का कोशिश करें और अच्छा ही खाएं। और खाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब देखो पेट भरा होता है ना तभी दिमाग काम करता है। जैसे कोई आदमी कहे कि ये बेटा पढ़ लो, ये ऐसा पढ़ लो, ये पढ़ने से ये फायदा होता है, ये पढ़ने से ऐसा होता है, तुम ये बनो, तुम ऐसा करो। देखो दुनिया की सब बकवास की बातें हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, जैसे इंसान जब बहुत पुराना था हिस्ट्री में, तो तुमने क्या देखा था कि इंसान जब जो है मार काट करके खाने पे टिका हुआ था, तब तक उसने कुछ लिखना नहीं चालू किया, कुछ पढ़ना नहीं चालू किया। क्यों नहीं चालू किया? कभी विचार आया? इसलिए नहीं चालू हुआ कि अभी समस्या पहले भैया पेट पे है, पहले इसको फुल किया जाए। जब शांति में बैठेंगे तब खुद देखो, फिर देखो बनने लगी पेंटिंग, भीमबेटका और जो है लकुदिया और जो ज्वार, ये सब पेंटिंग बनना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति खाली बैठा है। यानी कि तुम किसी भी सोसाइटी को सबसे पहले अगर जो है अगर तुम एजुकेशन देना चाहते हो, पहले उसकी पेट की समस्या को सॉल्व करो। हाँ, मतलब ये कई सारे जो है क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो पहला इंसान जब जन्म लिया होगा, जब उसको भूख लगी होगी तो उसने क्या सोचा होगा कि क्या कर किया जाए सब है। मतलब ये जो है अगर आप इस प्रकार की सोच रखने लगे तो आप दर्शन के व्यक्ति हो गए, यानी कि फिलॉसफी के व्यक्ति हो गए। जो व्यक्ति सोचता हो, समझे, फिलॉसफी एक बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसमें आपको इस प्रकार के मतलब फिर आपकी दुनिया की मोह माया से एकदम मन ऊब जाता है। जैसे जो है उसमें फिर उसके बाद जो है तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, उसका सब समझ आ जाता है, देखो फालतू के बकवास कर रहा है। तो ये जो है मतलब कैसे व्यक्ति के बीच में ये हम समझाना है तुम्हें, ये चाहते हैं कि दरअसल कोई भी व्यक्ति जो है तभी पढ़ सकता है, लिख सकता है जब वो अच्छा खाना खाएगा, और जब उसका पेट फुल होगा तो वो फ्री बैठेगा। कुछ सो भी जाएंगे तो जब वो जो है फ्री बैठेगा तब उसके मन में विचार आएंगे, और जब विचार आएंगे, जब थॉट्स आएंगे, तब उसको जो है फिर रिफाइन करेगा। कोई भी विचार पहली बार परफेक्ट नहीं बन जाता है, उसमें रिफाइनमेंट हमेशा जरूरी होता है। तो ये डायलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये कड़ी प्रक्रिया होती है और टफ प्रक्रिया होती है, इससे आपको गुजरना पड़ता है, ठीक। आप देखिए कल का जो है मामला है वो अगर देखा जाए तो एक हमारा हो चुका है, अगर देखा जाए